हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में जाना था। वहां पर मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी बच्चों हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, पर पोटेंशियल के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा और आपको पॉइंट यहाँ पे समझा देता हूँ जिस पर बेस क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। बच्चों, इसका नाम है वर्क डन इन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। वर्क डन इन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस का मतलब ये है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि मान लीजिए तीन चार्जेस पहले किसी स्ट्रेट लाइन पे रखे हैं, अब उन्हें हमने किसी ट्राइंगल के तीन कॉर्नर्स पे अरेंज कर दिया है। तो आपको बताना है कि इस स्ट्रेट लाइन पे अरेंजमेंट से ट्राइंगल के कोनों पर जो अरेंजमेंट आपने किया है, इस पूरे प्रोसेस में आपका वर्क डन क्या होगा। बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कभी ट्राइंगल की साइड बढ़ा देगा या कुछ और तरह के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होंगे। कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस का मतलब एक तरह से अरेंजमेंट में चेंजेस होंगे, चार्जेस वही रहेंगे, बस उनके अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। जैसा आपको पता है कि कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट कोई भी अगर वर्क डन होता है तो वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रिफ्लेक्ट जरूर करता है। इसीलिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ क्या बन के आ रहा है, वर्क डन इन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस विल बी इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यानी वर्क डन बराबर डेल्टा यू सिस्टम होगा। बच्चों, डेल्टा यू का मतलब आपको पता है, सिस्टम की फाइनल एनर्जी में से सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करेंगे। ये जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, दिस विल बी कॉल्ड वर्क डन इन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। अब बच्चों, इस पर बेसिक क्वेश्चन यहाँ देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तीन चार्जेस आपको दिख रहे होंगे, 2 कूलम, 3 कूलम एंड -5 कूलम। इनके बीच के सेपरेशन दिखा रखे मैंने 1 मीटर। ये एक स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से अरेंज है। क्वेश्चन आगे आपको क्या कह रहा है, नाउ द -5 कूलम चार्ज इज शिफ्टेड टू अ पॉइंट विच इज 1 मीटर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ रिमेनिंग चार्जेस, फाइंड वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज। क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि ये जो -5 कूलम का चार्ज है, इसको मैंने शिफ्ट किया है किसी ऐसे पॉइंट पर जो इन दोनों चार्जेस से 2 कूलम एंड 3 कूलम पर बराबर दूरी पर लोकेटेड है। तो बच्चों, आप खुद सोच के देखिए, क्वेश्चन में जरा सा आपको दिमाग लगाना है, ऐसा पॉइंट कहाँ होगा जो कि इन दोनों चार्जेस से बराबर दूरी पर सिचुएटेड होगा 1 मीटर। तो शायद मेरे हिसाब से इस कंडीशन की बात करी जा रही है। ये आपके 2 कूलम 3 कूलम के चार्जेस है 1 मीटर पर पहले की तरह, और आपने -5 कूलम चार्ज को किसी ऐसे पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया है जो दोनों चार्जेस से बराबर 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो बच्चों, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, यानी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि तीन चार्जेस जो पहले एक स्ट्रेट लाइन पर रखे हुए थे, उन्हें अब हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस पे शिफ्ट कर दिया है। आपको बताना है इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा। तो बच्चों, अभी भी मैंने आपको बताया व्हाट इज वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू सिस्टम। तो हम पहले सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकालते हैं। बच्चों, इनिशियल एनर्जी देखना है, यहाँ ये टर्म मैंने लिखे हैं, ये आप यहां से निकालेंगे। पहले पेयर की एनर्जी K23/1, दूसरे पेयर की एनर्जी K3 - 5/1, और एक लास्ट वाले दो चार्जेस के पेयर की एनर्जी K2 - 5/2 हो जाएगा। ये लिख रखा बच्चों मैंने, K23/1, K3 - 5/1, और लास्ट वाले दो चार्जेस के पेयर की K2 - 5/2। दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फाइनल इसकी बात करते हैं। यहां से बच्चों सेम अप्रोच करेंगे तो K23/1, फिर इसी तरह से इस वाले पेयर की एनर्जी लिखेंगे आप तो K3 - 5/1, और अब इस वाले पेयर की एनर्जी अगर आप लिखेंगे तो K2 - 5/1। वर्क डन बराबर होता है बच्चों डेल्टा यू सिस्टम, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहां से आपको दिख ही जाएगा बच्चों, आप इसको देख पा रहे होंगे, ये जैसे कि 3 to 6K यहाँ बन जाएगा, ये -15K बन जाएगा, ये -10K बन जाएगा। आप एडिशन वगैरह करके देख सकते हैं। तो फाइनल एनर्जी -10K निकल के आ रही है, इनिशियल एनर्जी हमारी +5K निकल के आ रही है। बच्चों, दोनों एक दूसरे में से माइनस होगी तो वर्क डन बराबर आ जाएगा -5K के बराबर। कैलकुलेशन आप खुद करके देख सकते हैं। और बच्चों, जैसा आपको पता है K की वैल्यू SI यूनिट्स में 9 × 10⁻9 होती है, तो वो रखकर हम इस वर्क डन को -4.5 × 10⁻10 जूल ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल अप्रोच है बच्चों, बस आपको सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इनिशियल एनर्जी निकालनी है, दोनों का डिफरेंस करके देखना है, वही आपका वर्क डन इन द प्रोसेस निकल के आ जाता है। तो बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। तो बहुत छोटी सी बात थी। आज हम अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
बच्चों ये जो पोटेंशियल शब्द है इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। पोटेंशियल हमें क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है? कंजर्वेटिव फील्ड में किसी पोजीशन के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल आगे आप ऐसा समझेंगे, जैसे कंजर्वेटिव फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो बच्चों अर्थ का भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। मैं तो आपको एक सिंपल एग्जांपल से इधर रफली इस चीज को समझा देता हूं। सपोज ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो ऐसे में इसका जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है बच्चों, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? वर्टिकली डाउनवर्ड, इस तरह से ये एक्ट कर रहा है। तो ऐसे में ग्राउंड फ्लोर का एक पूरा पोटेंशियल होता है V1। आगे की बात है, आपको ऐसा बताएंगे फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, और फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। यानी आपके जो अलग अलग फ्लोर्स बने होते हैं ये एक एक पर्टिकुलर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राउंड फ्लोर का V1 पोटेंशियल है, इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर का V2 पोटेंशियल मान लीजिए, सेकंड फ्लोर का V3 पोटेंशियल मान लीजिए, थर्ड फ्लोर का कुछ V4 पोटेंशियल मान लीजिए। बच्चों सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन सा होगा? यहाँ V4, सबसे कम होगा V1। तो जैसे जैसे आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में आते हैं पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी, इसलिए सबसे कम पोटेंशियल क्या है? V1। जब आप फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? यहाँ पर V4, क्योंकि फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है। ये सब बातें मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर बस पोटेंशियल का इतना सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपने पोटेंशियल एनर्जी U बराबर mv से निकाली होगी, mgh जिसको कहते हैं वो mv इसी तरह से है। जब आप अपना खुद का एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, आप जब ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, अब आप जब फर्स्ट फ्लोर पर आ गए तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, अब जब आप सेकंड फ्लोर पे आएंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ेगी, और थर्ड फ्लोर पे जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ रही है। ये पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण बढ़ रही है? दरअसल पोटेंशियल बढ़ने के कारण। आप देख पा रहे होंगे ग्राउंड का पोटेंशियल सबसे कम है, फर्स्ट फ्लोर का पोटेंशियल उससे ज्यादा है, सेकंड फ्लोर का पोटेंशियल उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है? थर्ड वाले फ्लोर का। तो कुल मिला के बच्चों पोटेंशियल केवल कंजर्वेटिव फील्ड में एक पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन है, एक उसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू होती है, और उस पोटेंशियल की वैल्यू के कारण उस पॉइंट पर जो भी चार्ज आता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उससे डिफाइंड होती है। जैसे यहाँ U बराबर mv है, ऐसे आपने पिछले टर्न पे पढ़ा होगा U बराबर qv। मैं आपको याद दिला देता हूँ, UP बराबर qvp का हमने फॉर्मूला लिखा था बच्चों, तो यहाँ से U बराबर qv इस तरह की चीज निकल के आ रही है। चलो अब हम अपनी बात पर आ जाते हैं। ये तो बेसिक्स थे बच्चों, इनका कोई खास लेना देना नहीं है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। अब हम अपनी टेक्निकल चीजों पर यहाँ आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी इसको कहा जाता है बच्चों, कैपिटल V से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर आप डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये डेफिनेशन काफी हद तक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से मिलती जुलती है, बस एक थोड़ा सा फर्क है। वहां हम चार्ज को लेकर आ रहे थे और यहां हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने की बात करते हैं। इन्फिनिटी से अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते हैं किसी पॉइंट पर, तो वहां तक उस चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो देखना करना क्या है, मान लीजिए ये वही सोर्स चार्ज है प्लस Q, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, एंड सपोज आप इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर आ रहे, तो बच्चों Vp यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा? W इन्फिनिटी से P डिवाइडेड बाय चार्ज Q। बच्चों ये चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसको W इन्फिनिटी से P अपॉन Q लिखा है तो इससे यूनिट समझने में आपको आसानी रहेगी, वरना आप डेफिनेशन के हिसाब से ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते थे। एक्चुअली डेफिनेशन में दो चीजें चलती है, एक तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने का वर्क डन भी आप कह सकते हैं, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर आप निकालते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर आप निकालते हैं तो वो भी पोटेंशियल को डिफाइन करता है। तो इधर देखिएगा, अभी मैंने Vp को क्या लिखा है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इन्फिनिटी से पॉइंट P के लाने का वर्क डन मैंने आपको कल ही लिखवाया था बच्चों, KQ स्मॉल q बाय r। और अगर ये पर यूनिट चार्ज आप वर्क डन निकाल रहे हैं तो यहाँ स्मॉल q से स्मॉल q कट जाएगा, और ले दे के आपको जो अच्छे से याद रखना है वो है ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R विल बी इक्वल टू KQ बाय R। पॉइंट P पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? KQ बाय R। पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, ये हमें दिख रहा है, बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपने देखा था इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कितना आया था? KQ बाय R स्क्वायर,
और वहां हमने देखा था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो जैसे सोर्स चार्ज या किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी kq/r² होती है, वैसे किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर उसका पोटेंशियल kq/r के बराबर होता है। बस इतना सा चेंज है, यहाँ r² आता है, यहाँ बच्चों r आ जाएगा। अब आगे की बात इधर सुनिएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज से कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर मैं इसमें स्मॉल q की जगह 1 रख देता, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए आप स्मॉल q की जगह अगर 1 रखते ऊपर नीचे, तो भी आपका पोटेंशियल का वैल्यू वही निकल के आता kq/r, मगर इससे यूनिट मुझे बनाना आसान हो जाएगा। बच्चों यूनिट कैसे बनेगी अभी इधर देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि जो पोटेंशियल होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों अगर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, चार्ज मस्ट बी टेकन विद साइन। आपको स्केलर क्वांटिटीज में चार्जेस को विद साइन लेना होता है, और इससे हम समझ पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो पहली बात पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को विद साइन लेना है। दूसरी बात एसआई यूनिट। तो बच्चों यहां से देखिए, यहीं से दिख रहा होगा आपको, एसआई यूनिट बराबर क्या हो जाएगी, जूल पर कूलाम। इसकी एसआई यूनिट होती है जूल पर कूलाम, और इसी को पॉपुलर यूनिट के रूप में वोल्ट लिखा जाता है। हम पॉपुलर यूनिट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वोल्ट भी एसआई यूनिट ही है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो जूल पर कूलम या वोल्ट एक ही बात है, इसको आप कैपिटल V से इस तरह से दिखाते हैं, ये पोटेंशियल की यूनिट है। अच्छा बच्चों ये जूल पर कूलाम यहां से भी दिख रही है, और अगर आप देखेंगे कल भी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, हमने एक फॉर्मूला क्या लिखा था, यूपी बराबर क्यू वीपी। अब अगर मैं यहां से वीपी निकालूं तो वीपी बराबर क्या हो जाता है, यूपी बाई क्यू। बच्चों यू इज द पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट क्या होगी जूल, क्यू इज द चार्ज, यूनिट क्या होगी कूलाम। तो यहां से भी आपको दिख रहा होगा कि पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट है वो जूल पर कूलाम निकल के आ रही है। बच्चों बोर्ड में कई बार पूछा जाता है विच फिजिकल क्वांटिटी हैज इट्स एसआई यूनिट जूल पर कूलाम, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये इसके यूनिट के बारे में हमने बच्चों यहां जाना। अब आगे की बात बहुत सिंपल सी, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और उससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर आपसे पोटेंशियल पूछा जाए, तो चार्ज का साइन कंसीडर करते हुए पोटेंशियल क्या लिखेंगे बच्चों, kq/r, पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उससे r डिस्टेंस पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, माइनस kq/r, यानी नेगेटिव चार्ज के कारण आसपास के पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है। और बच्चों एक और बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर मुझे किसी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना है तो मुझे उस पॉइंट पर सभी पोटेंशियल्स की वैल्यू का सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करना है, यानी विद प्रॉपर साइन आप उनको ऐड कर दीजिए तो आपको उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू पता चल जाएगी। इसके अलावा बच्चों चौथा पॉइंट बहुत सिंपल सा, पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और फिफ्थ नंबर पॉइंट ध्यान से सुनिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ये भी मीडियम पे डिपेंड करता है। बच्चों अगर मान लीजिए इसी चार्ज का सराउंडिंग मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक हुआ, तो सेम डिस्टेंस r पर पॉइंट P पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको मैं Vm लिख रहा हूं। Vm बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल kq/r। आपको याद होगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट r हम लिखते थे, वहां से एप्सिलॉन नॉट कैपिटल k लिखा है मैंने। कैपिटल K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, और K को छोड़कर अगर बाकी के टर्म को V नॉट कहा जाए, वेयर V नॉट इज द पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट इन एयर और वैक्यूम, तो यहां से V मीडियम बराबर क्या निकल के आता है, V नॉट बाई K, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो पोटेंशियल होगा वो एयर के पोटेंशियल का 1/k टाइम होगा। बच्चों दूसरी बात ये है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू आपको पता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, इसीलिए Vm की वैल्यू यहाँ हमेशा लेस देन V नॉट होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर पर्टिकुलर पॉइंट P पर मैक्सिमम पोटेंशियल चाहिए, तो सराउंडिंग मीडियम आपको क्या रखना होगा बच्चों, एयर या वैक्यूम। अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू भी वहां पर रिड्यूस कर जाती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है बच्चों जो हमें थोड़े से क्लियर होने जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों पोटेंशियल का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, एक तो स्केलर है इसलिए डायरेक्शन वगैरह वेक्टर वगैरह का कोई लफड़ा ही नहीं है, केवल आपको सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करके नेट पोटेंशियल्स का कैलकुलेशन करना है। तो पहला क्वेश्चन हम जो देखेंगे बच्चों वो पॉइंट चार्ज के फील्ड एंड पोटेंशियल के फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन जरा सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट इज 450 वोल्ट पर मीटर
एंड पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट इज 900 वोल्ट। आपसे कह रहा है देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। बच्चों हम ये मान के चल रहे हैं, सपोज एक पॉइंट चार्ज है इस तरह से Q, और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हम ये सारी वैल्यू लिख रहे हैं। इस R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, KQ/R², और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 450। और इस Q चार्ज से उसी R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 900। बच्चों कुछ नहीं करना, दोनों तरफ इक्वेशंस जो है 1 और 2 इसको डिवाइड कर दीजिए। इधर से आप डिवीजन करेंगे तो KQ विल कैंसिल आउट, LHS में क्या बचेगा बच्चों, 1/R, RHS में 450/900 दैट विल बिकम 1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मुझे पता चल गया कि ये डिस्टेंस जो R निकल के आ रहा है, ये R कितना डिस्टेंस है यहाँ बच्चों, 2 मीटर। डिस्टेंस R पता चल गया है 2 मीटर। पर क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो अब आप इस R = 2 मीटर को चाहे तो इक्वेशन 1 में रखें, चाहे इक्वेशन 2 में रखिए। मुझे पता है आप 2 में रखेंगे ताकि आपको स्क्वायर भी ना करना पड़े, कोई बात नहीं बच्चों, इक्वेशन 2 में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में इसको रखेंगे तो K की जगह 9 × 10⁹, Q की जगह Q, R की जगह 2 मीटर, और RHS में 900 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, कैंसिलेशंस करेंगे तो चार्ज की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, 2 × 10⁻⁷ कूलम, और इसी को आप क्या कह सकते हैं बच्चों, 0.2 माइक्रो कूलम। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, केवल आपको पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट n-1 कॉर्नर। एक रेगुलर पॉलीगन है, कितनी भी साइड्स हो सकती है, क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन पॉलीगन का लिया है। पॉलीगन मतलब मुझे नहीं पता कितनी साइड्स है, कितनी भी हो सकती है। एक रेगुलर पॉलीगन एक बाउंडेड फिगर है, इसकी n साइड्स है, मगर आपने n-1 कॉर्नर्स पे चार्ज रखा है, यानी एक कॉर्नर आपने छोड़ दिया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, और हमें R जो है वो डिस्टेंस ऑफ सेंटर मान के चलना है फ्रॉम कॉर्नर। अब बच्चों इसको समझने के लिए ऑब्वियस सी बात है, पॉलीगन में अब हमें कोई ना कोई ज्योमेट्री तो दिखानी पड़ेगी, तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए पेंटागन दिखा दिया। आपको पता है हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए थे। एक रेगुलर पेंटागन मैंने यहाँ आपको दिखा दिया है, n-1 कॉर्नर्स पे चार्ज रखे। n-1 का मतलब इसके 4 कॉर्नर्स पे चार्ज रखे होंगे, 1 2 3 4, ये ब्लैक वाले यहाँ पर वास्तव में रखे हुए हैं। सेंटर से किसी एक कॉर्नर की डिस्टेंस R है। अब आपको पता है कि जब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो आपको याद आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो 4 कॉर्नर्स पे चार्ज है, 5वें पर एक तो उतना मानते ही मानते हैं, और दूसरा चार्ज वो मानते हैं कि चार्ज कंजर्वेशन डिस्टर्ब ना हो। तो एक्चुअल क्वेश्चन में इस पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने 0 चार्ज को 2 पॉइंट चार्जेस का कॉम्बिनेशन दिखा दिया, एक +Q एंड -Q। बच्चों फिर आपको पता है ये +Q रिमेनिंग 4 वर्टिसेस के चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंटर पे कैंसिल कर देता है, नलीफाई कर देता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल हमारा इस -Q चार्ज के कारण निकल के आता था। और इस -Q चार्ज के कारण जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता था वो ऐसे इधर की तरफ निकल के आता था। और E का मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे आप, KQ/R²। तो बच्चों सेंटर का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² आता है, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं क्वेश्चन, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात पोटेंशियल। बच्चों पोटेंशियल के लिए आपकी मर्जी है, आप ये 2 चार्ज अज्यूम करें या ना करें, पोटेंशियल तो स्केलर है, उसमें ऐसा कोई नलीफाई करने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। तो आपके वास्तव में जितने चार्जेस है आप उसी का पोटेंशियल लिखोगे। अगर पेंटागन का क्वेश्चन चल रहा होता तो सेंटर पे नेट पोटेंशियल केवल 4 चार्जेस के कारण होता, और वो कितना होता, 4KQ/R। अब आप जबरदस्ती अगर इसके हिसाब से भी चलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही आनी है। 5 पॉजिटिव का 5KQ/R, एक नेगेटिव का -KQ/R, उनको जोड़ोगे तो नेट पोटेंशियल 4KQ/R ही आएगा। तो कुल मिला के बच्चों पोटेंशियल जब हम निकालेंगे तो हमें ये अज्यूम चार्जेस लेने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल चार्जेस जो मौजूद है सिस्टम में उससे पोटेंशियल निकालेंगे। तो हम एक्चुअल क्वेश्चन किसका कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन का। तो अगर उस रेगुलर पॉलीगन में n-1 कॉर्नर्स पे चार्ज है केवल, तो उन n-1 चार्जेस के कारण सेंटर पे पोटेंशियल कितना क्रिएट होगा बच्चों, n-1 KQ/R। बच्चों ध्यान रखना है, पेंटागन तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है, एक्चुअल क्वेश्चन तो पॉलीगन का चल रहा है ना। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अगर आप एक कोना छोड़कर बाकी पर चार्जेस रखते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यही आएगा, KQ/R²। और पोटेंशियल की बात करी जाए सेंटर पे, तो सेंटर का पोटेंशियल होगा n-1 KQ/R। बच्चों आपसे रेशियो किसका पूछा है, पोटेंशियल एट सेंटर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, यानी
VO बाई EO का रेशियो आपसे पूछा गया। बच्चों इन दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए, KQ विल कैंसिल आउट और सारा कैंसिलेशन करने के बाद VO बाई EO का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, n-1 इंटू R के बराबर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा पोटेंशियल का आपको इसमें इस्तेमाल नजर आ रहा होगा। KQ बाई R लगाना और कोई ज्यादा हमें इसमें तकलीफ नहीं पानी है बच्चों। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन, इसको आप सभी लोग ट्राई करें। अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एट ओरिजिन। आपको यहाँ 4 अरेंजमेंट्स दिख रहे होंगे बच्चों, ये अलग अलग 4 अरेंजमेंट्स ऑफ चार्जेस हैं और इन सब में आपको ओरिजिन पे नेट पोटेंशियल निकालना है। और कंडीशन क्या दे रखी है, ऑल चार्जेस आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन। बच्चों ये ओरिजिन है, पहले केस में यहाँ के पोटेंशियल को मैं V1 बोल देता हूँ, इस वाले के पोटेंशियल को V2 बोल देता हूँ, इस वाले के पोटेंशियल को V3 बोल देते हैं और इस अरेंजमेंट के पोटेंशियल को कुछ V4 कह देते हैं। आपको बताना है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन सा होगा, उसके बाद उससे कम कौन सा, ये अरेंजमेंट हमें बताना है। बच्चों जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि ऑल चार्जेस आर इक्वी डिस्टेंट, तो आप ये मान लीजिए कि जैसे ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं कुछ R दिखा देता हूँ, ये डिस्टेंस मैंने R मान ली है। अब आप पोटेंशियल का कैलकुलेशन करिए बच्चों, या तो आप पहले बेसिक लेवल से करके देखिए। इस डायग्राम में नेट पोटेंशियल अगर मुझे V1 बताना है ओरिजिन पे, तो मुझे इन चारों चार्जेस के पोटेंशियल लेने होंगे। इनके पोटेंशियल क्या होंगे, इसका माइनस KQ बाई R, इसका प्लस के 2KQ बाई R, इसका प्लस के 4KQ बाई R और इसका माइनस के 5KQ बाई R। आप ऐसे ये चारों पोटेंशियल्स लिखिए, इनको ऐड करिए विद प्रॉपर साइन और देखिए नेट पोटेंशियल क्या निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से नेट पोटेंशियल इस केस में आपका 0 आएगा। अब बच्चों ये तो आप अपने स्तर पे कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्टली करने लग जाता हूँ, जैसा आप भी समझने लगेंगे जब थोड़ा आपका इसमें अप्रोच बनने लगेगा। भाई मुझे पता है डिस्टेंस सेम है तो K और R तो कॉमन आएगा, तो जो नेट चार्ज होगा वही नेट पोटेंशियल बताएगा। तो मैं तो इसको ऐसे जोड़ लेता हूँ बच्चों, ये देखना आप, तो जैसे यहाँ 4 और 2 पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल प्लस के 6KQ बाई R, नेगेटिव पोटेंशियल -5 एंड -Q माइनस के 6KQ बाई R, प्लस के 6KQ बाई R माइनस के 6KQ बाई R। तो पहले केस का पोटेंशियल V1 क्या आ जाएगा, 0। अब ऐसे में सेकंड वाले का निकाल लेता हूं बच्चों, पहले पॉजिटिव पोटेंशियल निकाल लेते हैं, +4 + 2 यानी प्लस के 6KQ बाई R। नेगेटिव पोटेंशियल निकाल लेते हैं -3Q एंड -Q यानी कि माइनस के 4KQ बाई R, प्लस के 6KQ बाई R माइनस के 4KQ बाई R। तो सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V2 + 2KQ बाई R। आप खुद करके देख सकते हैं अपने हिसाब से जैसे आपको समझ में आए। थर्ड वाले में भी बच्चों सेम अप्रोच करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल निकाल के माइनस कर लेते हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस के 3KQ बाई R, 2Q और Q का मिला के प्लस के 3KQ बाई R। और ऐसे दिख रहा है बच्चों ये प्लस के 3KQ बाई R इस माइनस के 3KQ बाई R से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल केवल -5Q चार्ज के कारण होगा। -5Q चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा बच्चों, माइनस के 5KQ बाई R। एंड सिमिलरली फोर्थ पॉइंट पर अगर आप निकालेंगे तो पहले पॉजिटिव पोटेंशियल दिख रहा है, पॉजिटिव तो एक ही है प्लस के KQ बाई R, नेगेटिव निकाल लेते हैं तो 4 3 7 एंड 2 9, माइनस के 9KQ बाई R और प्लस के KQ बाई R। तो बच्चों ऐड करके देख लीजिए आपका V4 पोटेंशियल क्या निकल के आ गया है, -8KQ बाई R। अब इसको अरेंज करना है बच्चों हमें किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा, V2 का। पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। स्केलर में जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाते हैं बच्चों तो आपको नंबर सिस्टम फॉलो करना है, तो +2KQ बाई R सबसे ज्यादा। अगला नंबर आएगा 0 का, 0 का पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल से बड़ा होगा, नंबर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं हम बच्चों। तो +2KQ बाई R, देन कम्स V1 यानी कि 0। और इन दोनों में से बच्चों जो लीस्ट नेगेटिव है वो मोर पोटेंशियल है। तो लीस्ट नेगेटिव कौन है बच्चों, V3। तो इस केस में V3 विल बी ग्रेटर देन V4। आपका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर निकल के आएगा दैट विल बी V2 सबसे ज्यादा, देन कम्स V1, देन V3 और सबसे कम पोटेंशियल हो जाएगा V4। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ KQ बाई R लगाया है और नेट पोटेंशियल निकालने के लिए आपको सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करना है पोटेंशियल्स का, यानी पोटेंशियल्स को विद प्रॉपर साइन आप ऐड करते चलेंगे। अब आगे की बात इधर और ध्यान से सुने बच्चों, कंसेप्चुअल पॉइंट से सब अच्छे से अच्छे पॉइंट्स है, आपका इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और बच्चों कंपटीशन में भी पोटेंशियल के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कंपटीशन में आप इससे बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट बच्चों क्या है, इन केस ऑफ लाइक चार्जेस पोटेंशियल कैन नॉट बी 0 एट एनी नियर बाय पॉइंट्स। बच्चों वही बात है जैसे पिछले टर्न पे मैंने आपको बताया था कि लाइक चार्जेस के सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कभी 0 नहीं हो सकती। कारण आप समझ पा रहे थे
पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म्स या नेगेटिव नेगेटिव टर्म्स जुड़कर आपस में जीरो नहीं हो सकते। पॉजिटिव नेगेटिव अगर जुड़ रहे हैं तो जीरो होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पहली बात मैं वही बता रहा हूँ, मान लीजिए सिस्टम के अंदर सभी लाइक चार्जेस है। यहाँ पर बच्चों लाइक चार्जेस का एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसको 2 मिनट के लिए यहाँ प्लस मान लेते हैं। प्लस Q1 एंड प्लस Q2 ये लाइक चार्जेस का सिस्टम है। तो इसके कारण अगर आसपास किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल आप निकालेंगे तो देखो बच्चों प्लस Q1 का भी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा KQ1 बाय समथिंग R1, वेयर R1 इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। आप तो ये मान लो, ये मैंने दिखा दिया, इस डिस्टेंस को मैं R1 कह रहा हूँ और इस डिस्टेंस को मैं R2 कह देता हूँ। तो पॉइंट P पर Q1 चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, KQ1 बाय R1। ऐसे Q2 का पोटेंशियल क्या होगा, KQ2 बाय R2। अब आप ही मुझे बताओ, दो पॉजिटिव नंबर जुड़कर क्या कभी जीरो हो सकते हैं क्या? जवाब है नहीं। अगर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी होते हैं, लाइक -Q1 -Q2, तो भी दो नेगेटिव नेगेटिव भी आपस में जुड़ के जीरो नहीं हो सकते। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का लाइक चार्ज का अगर कोई अरेंजमेंट है तो इसके कारण आसपास के पॉइंट्स पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछूं, इस अरेंजमेंट के कारण पोटेंशियल कहां जीरो होगा? तो एक ही जवाब है, दिस पोटेंशियल विल बी जीरो ओनली एट इंफिनिटी। बच्चों अगर आप पॉइंट P को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भेज देंगे तो हर चार्ज के कारण वहां पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। भले वो +Q1 हो, +Q2 हो, -Q1 हो, -Q2 हो, सबके कारण पोटेंशियल वहां जीरो होता है। तो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कहां पर जीरो होगा, इन्फिनिटी, मगर नियर बाय पॉइंट्स पर जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज का सिस्टम में बच्चों, जैसे +Q -Q आपको दिख रहा है इस बार, अगर अनलाइक चार्ज का सिस्टम है तो पोटेंशियल कैन बी जीरो एट मोर देन 1 नियर बाय पॉइंट, यानी आसपास एक से ज्यादा पॉइंट्स पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है, बल्कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पर भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, मान लीजिए +Q -Q के दो चार्जेस हैं, एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं और ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंट है, R डिस्टेंस इधर, R डिस्टेंस इधर। ये Y एक्सिस है बच्चों, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन भी इसको कह सकते हैं। ये Y एक्सिस में दिखा रहा हूं। Y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर आप चेक करिए, जितनी डिस्टेंस इस +Q चार्ज से इसकी है उतनी ही तो डिस्टेंस इधर भी होगी बच्चों। अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं पहले, जितना यहां से डिस्टेंस R होगा उतना ही डिस्टेंस इधर से R होगा। इस चार्ज का पोटेंशियल इधर +KQ/R, इसका इधर -KQ/R, यानी नेट पोटेंशियल क्या है, जीरो। बच्चों जरा सा दिमाग लगा के देखो, पूरे Y एक्सिस पर आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, पूरे Y एक्सिस के हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, जीरो। यानी V विल बी जीरो एट एंटायर Y एक्सिस। ये चीज आपको यहाँ दिख रही होगी। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अनलाइक चार्जेस के केस में एक से ज्यादा पॉइंट्स पर भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है, और बल्कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पर भी पोटेंशियल जीरो होने के चांसेस है। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग केसेस में अकॉर्डिंगली हमें आंसर देना होता है। अब बच्चों इस पर बेस्ड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करके बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस -1 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम -1 माइक्रोकूलम चार्ज पोटेंशियल इज जीरो ऑन दिस लाइन। क्वेश्चन आपको क्लियर है बच्चों, दो चार्जेस रखे गए हैं और ऑप्शंस का यहाँ बहुत बड़ा रोल होगा। ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। -1 माइक्रोकूलम चार्ज से हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है। बच्चों ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, दो चार्जेस है -1 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम। इनके बीच का टोटल सेपरेशन कितना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है 1 माइक्रोकूलम चार्ज, नेगेटिव चार्ज से कितनी दूरी पर पोटेंशियल जीरो होगा। पहली बात, पोटेंशियल जीरो हो सकता है क्योंकि अनलाइक चार्जेस है, आपने देखा -1 +2 अनलाइक चार्जेस से पोटेंशियल कैन बी जीरो। पहला केस में मान के चल रहा हूं, मान लीजिए बीच के किसी पॉइंट पर कहीं पोटेंशियल जीरो हो रहा है, एक पॉइंट P है जो इनके बीच में लाई कर रहा है, लेट से वहां पर पोटेंशियल जीरो है। 1 माइक्रोकूलम चार्ज से उसकी डिस्टेंस मैंने x मान ली बच्चों, तो अपने आप दूसरे से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 6 - x, क्योंकि टोटल कितना सेपरेशन है यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर। बच्चों पॉइंट P पर अगर पोटेंशियल जीरो है तो पॉइंट P पर इसका पोटेंशियल कितना लिखोगे आप, K -1 μ/x, मीटर सेंटीमीटर सब अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। मैं बस सीधी सीधी बात लिख रहा हूं, इस चार्ज का पोटेंशियल K -1 μ/x, इधर के चार्ज का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, +K 2 μ/6 - x, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। बच्चों ये उधर जाएगा टर्म तो माइनस प्लस बन जाएगा, और K एंड म्यू ये सब कॉमन आकर कट जाएगा, इसलिए आपने सेंटीमीटर को मीटर में बदला होता तो वो 10 की पावर -2 भी यहाँ कट जाता। अब LHS में क्या बचा आपका बच्चों, इसको उधर भेज दीजिए जैसे भी आप समझे, तो 1/x बचेगा, एक तरफ बचेगा 2/6 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 6 - x इक्वल टू 2x, और यहां से अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों, 2 सेंटीमीटर।
बिल्कुल सही आंसर है, x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मगर मेरा तो कहीं ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा इससे, दे रखा है क्या कहीं पे आंसर? नहीं, 2 सेंटीमीटर तो हमारा आंसर ही नहीं है बच्चों। और क्वेश्चन भी सही है, आपसे क्या पूछा है, -1 माइक्रोकूलम चार्ज से डिस्टेंस पूछा गया है। तो -1 माइक्रोकूलम चार्ज से तो दूरी 2 सेंटीमीटर आ रही है, तो क्या क्वेश्चन गलत हो गया है क्या? नहीं हुआ है बच्चों, यहां बस इतना सा ध्यान देना था, पोटेंशियल कैन बी जीरो एट मोर देन 1 नियर बाय पॉइंट। तो एक तो चांस था कि बीच में किसी पॉइंट पर जीरो हो जाए, और एक चांस और है बच्चों, बाहर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो बाहर भी किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है, और जनरली ये पॉइंट कहां लाई करेगा, जिधर स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज है उसके ज्यादा नियरर होगा। तो इस बार मैंने बाहर एक पॉइंट मान लिया है, और उसकी डिस्टेंस -1 माइक्रोकूलम चार्ज से कितनी मान ली बच्चों, x। अपने आप 2 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6 + x। अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पॉइंट P पर अगर पोटेंशियल जीरो है तो k -1 म्यू बाय x एंड प्लस k 2 म्यू अपॉन 6 + x एंड दैट इज इक्वल टू 0। बच्चों ये टर्म उधर जाएगा, वही k म्यू वगैरह कैंसिलेशन होगा, 1/x बराबर इस बार होगा 2/6 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 + x बराबर 2x। और बच्चों इस बार आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर x बराबर क्या निकल के आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। यानी इससे 6 सेंटीमीटर बाहर इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है, और दूसरे वाले से दूरी पूछी जाती तो 12 सेंटीमीटर की दूरी कही जा सकती। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या देंगे हम, ऑप्शन नंबर डी, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर मौजूद है। तो बस क्वेश्चन में आपको ये सीखना था कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, अच्छी बात होती है अगर आपका ऑप्शन 2 सेंटीमीटर दे रखा होता और 6 नहीं दे रखा होता तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता। पर अगर कभी आपके ऑप्शन मैच ना हो तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने वाली बात होती है कि कहीं और पॉइंट्स पर भी पोटेंशियल इस तरह से जीरो हो सकता है। तो बच्चों ये बेसिक क्वेश्चन था जो इस पर बेस्ड हमने डिस्कस किया। अब आगे की बात इधर सुने, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको यहां बता देते हैं। वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बच्चों ये हमने सबसे पहले जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी शुरू करी थी वहां हमने एक डेरिवेशन किया था, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और वहीं पर मैंने ये फॉर्मूला आपको बना के बता दिया था, WI से F बराबर होता है Q VF माइनस VI, यानी फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एंड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। और बच्चों क्योंकि वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए यहां पर भी जिस भी चार्ज को आप मूव कर रहे हैं उसको विद प्रॉपर साइन आपको लेकर चलना है। अब इसको समझने के लिए बच्चों एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। पहले एक यूनिट की बात करते हैं बच्चों। आपने एक यूनिट सुनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे पूछा जाए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है तो मुझे बच्चे जवाब देते हैं सर 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ जूल। बच्चों मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है। तो उसकी एक डेफिनेशन होती है, क्या डेफिनेशन होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराने के लिए जितने वर्क डन की रिक्वायर्ड होती है या जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, या आप यूं कह दीजिए कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है 1 वोल्ट के पीडी से तो जितना उसका गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू 1 EV। यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो यूनिट निकल के आती है बच्चों वो यहीं से निकल के आती है। अभी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां कैसे बनता है। तो 1 वोल्ट के पीडी से किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करने पर जो वर्क डन या एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होती है that is called 1 EV and that is equal to 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। आपने इसको यूज भी किया होगा। चलो बच्चों अब एक क्वेश्चन यहां आपको समझाता हूं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 पॉइंट इसके अंदर मैंने दिखा रखे हैं A और B। पॉइंट A का पोटेंशियल लेट से 600 वोल्ट है एंड पॉइंट B का पोटेंशियल लेट से 300 वोल्ट। बच्चों आगे की बात है, आगे आपको बताएंगे। कंजर्वेटिव फील्ड में हर पॉइंट से कोई ना कोई पोटेंशियल की वैल्यू एसोसिएटेड होती है, और एक आगे की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, इसलिए इधर 600 लिखा है और इधर 300 लिखा है। फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है। अब लेट से ये 2 पॉइंट है A और B और इसके बीच में आप किसी इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं। बच्चों सबसे पहली बात देखिएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये दिखा रखा अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। अब सबसे पहली बात बच्चों यहां करते हैं, इलेक्ट्रॉन का वर्क डन निकालना है। मान लीजिए मुझे, ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी निकालेंगे, वर्क डन बाय फील्ड भी बताएंगे। बच्चों आपको फील्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने अभी तक जितने भी वर्क डन के फॉर्मूले आपको लिखकर बताए हैं टिल नाउ, अभी तक हमने जितने भी वर्क डन के फॉर्मूले लिखे हैं दे आर ऑल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मैंने फील्ड का कहीं शब्द इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, बस मैं आपको ये बता रहा हूं
किसी भी प्रोसेस के लिए अगर आपसे वर्क डन बाय फील्ड पूछा जाए तो आप एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगा के वर्क डन निकाल दीजिए, उसके आगे एक माइनस का साइन लगाएंगे तो आपको वर्क डन बाय फील्ड की वैल्यू वहां मिल जाएगी। तो बच्चों अब इधर देखिएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेते हैं और मैंने आपसे पूछा वर्क डन इन ट्रांसफरिंग दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा। तो बच्चों जब आप ए टू बी जा रहे हैं तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या है ए एंड फाइनल पॉइंट क्या है बी। तो मैं वर्क डन का फॉर्मूला ये वाला लगा देता हूं। वर्क डन क्या लिखेंगे, ए से बी के लिए क्यू वी बी माइनस वी ए, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। बच्चों जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो माइनस ही लिख दिया मैंने, वेयर ई इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई। फाइनल पॉइंट क्या है बी, तो बी का पोटेंशियल 300 वोल्ट। इनिशियल पॉइंट क्या है ए का पोटेंशियल 600 वोल्ट। बच्चों 300 माइनस 600 माइनस 300 इंटू माइनस ई विल बिकम प्लस, तो आपका वर्क डन क्या निकल के आ गया यहां से प्लस के 300 ईवी। बच्चों ई मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट जब आप करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है, तो अपन ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क डन निकाल दिया है। तो ए से बी के लिए एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना आया, प्लस 300 ईवी। अगर मैं आपसे पूछता इसी प्रोसेस के लिए फील्ड का वर्क कितना आएगा, ए से बी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में फील्ड ने कितना वर्क किया, तो फील्ड का वर्क क्या आएगा, माइनस 300 ईवी। अच्छा बच्चों अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये बताया था वर्क पॉजिटिव आने का मतलब है एनर्जी वाकई में रिक्वायर्ड है, खर्च हो रही है। वर्क नेगेटिव आने का मतलब है एनर्जी हमें मिल रही है। जरा देखते हैं वो चीज यहां रिलेट हो रही है या नहीं हो रही है। जब आप इस इलेक्ट्रॉन को ए से बी लेकर जाओगे तो आप Fe के अगेंस्ट मूवमेंट करा रहे होंगे। Fe के अगेंस्ट मूवमेंट करना है तो एक्सटर्नल एजेंट को आना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, इसीलिए आपका वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बच्चों देखो ए से बी जाने पर आपका वर्क क्या आया, पॉजिटिव। आपका वर्क पॉजिटिव आया तो फील्ड का वर्क नेगेटिव आया। फील्ड का वर्क नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। बच्चों यहां इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस 600 ईवी, यहां आकर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी हो गई है माइनस 300 ईवी। माइनस 600 से माइनस 300 होना बढ़ना कहलाता है, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव होना बढ़ना कहलाता है। तो इसीलिए हमारा वर्क ए से बी के लिए पॉजिटिव आ रहा है और इस दौरान फील्ड का वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। आपको फील्ड के वर्क में उलझना नहीं है, जहां एक्सटर्नल का वर्क पॉजिटिव है तो फील्ड का वर्क क्या होगा, नेगेटिव। अब बच्चों उल्टा सुनना, मान लो इसी इलेक्ट्रॉन को आप बी से ए लेकर जा रहे होते हैं। अगर आप बी से ए लेकर जा रहे हो तो फाइनल पॉइंट क्या बन जाएगा, ए, इनिशियल पॉइंट क्या बनेगा, बी। तो यहां बस इतना सा चेंज होगा बच्चों, वर्क डन अगर आप बी से ए निकालेंगे तो माइनस ई एज इट इज 600 माइनस 300 आप लिखेंगे, इतना सा चेंज है। 600 इधर आ जाएगा, 300 इधर चला जाएगा। 600 माइनस 300 कितना बचा बच्चों, प्लस के 300 तो यहां बचेगा, माइनस ई से मल्टीप्लाई होगा, आपका वर्क डन क्या निकल के आ जाएगा, माइनस 300 ईवी के बराबर। तो बी से ए तक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कितना निकल के आया, माइनस 300 ईवी। बच्चों अगर इसी प्रोसीजर के लिए मैं आपसे पूछता फील्ड का वर्क क्या होगा, तो W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस W फील्ड होता है ऑलवेज, मैंने लिखवाया था आपको ये। तो इसीलिए अगर यहां पर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क नेगेटिव है तो सेम प्रोसेस के लिए मतलब B से A तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए फील्ड का वर्क क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब बच्चों फिर से समझते हैं हमारा वर्क नेगेटिव क्यों आ रहा है, फील्ड का वर्क पॉजिटिव क्यों आ रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को बी से ए तक ट्रांसफर कर रहे हो तो ये काम तो Fe खुद ही करके दे रहा था, आपकी जरूरत ही क्या है। अगर मैं यहां किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ता हूं तो Fe इधर लग रही है तो बी से ए तो वो खुद ही आएगा। वही बात जैसे टंकी से पानी नीचे खुद आता है, उसमें आपको मोटर चलाने की जरूरत थोड़ी है, वहां तो फील्ड का फोर्स लग रहा है, फील्ड वर्क करेगा। तो बी से ए तक इलेक्ट्रॉन को फील्ड ट्रांसफर करेगा, फील्ड वर्क करेगा तो फील्ड का वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। और हमारा वर्क नेगेटिव इसलिए बच्चों क्योंकि अगर आप बी पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो ए पर आने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी में रिफ्लेक्ट होगा। और क्योंकि हमें एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल रही है इसीलिए हमारा वर्क क्या आ रहा है, नेगेटिव। बच्चों मैंने सारी बात आपको समझाई थी, वहां पंप से जब पानी ऊपर चढ़ा रहे थे तो हमारा वर्क पॉजिटिव आ रहा था, फील्ड का वर्क नेगेटिव आ रहा था। पर जब टंकी से पानी नीचे आ रहा था तो फिर फील्ड का वर्क पॉजिटिव आ रहा था और हमारा वर्क नेगेटिव आ रहा था। सेम टू सेम प्रोसेस करना है, बाकी फॉर्मूला जो लिखा है उसी का हमें इस्तेमाल करना है। अब बच्चों ये तो बात करी हमने इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे कैसे प्रोटॉन के लिए भी हम इसकी जरा बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं वो प्रोटॉन होता तो बच्चों बस इतना सा फर्क है, आप देखिए। अब अगर प्रोटॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर फोर्स Fe किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोटॉन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है।
अब सेम प्रोसेस करते ही एक बार मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए प्रोटॉन को ए से बी ट्रांसफर करने का आपका वर्क पूछा जाए, तो आप यही फॉर्मूला यहां इस्तेमाल करेंगे। बस इतना सा चेंज आएगा कि चार्ज जो यहां माइनस ई था अब यहां क्या हो जाएगा प्लस ई। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो ये मैंने प्लस ही लिख दिया है। अगेन वीबी माइनस वीए करेंगे, बी पॉइंट का पोटेंशियल 300, ए पॉइंट का पोटेंशियल 600, माइनस करेंगे बच्चों। वर्क डन ए से बी के लिए हमारा क्या निकल के आ गया है नेगेटिव। हमारा वर्क नेगेटिव है तो सेम प्रोसेस के लिए फील्ड का वर्क क्या होगा पॉजिटिव, तो उतना ही वर्क फील्ड ने किया होगा यानी कि प्लस 300 ईबी। अच्छा बच्चों उल्टा अगर प्रोसेस करेंगे बी से ए, तो जैसे इधर समझाया वही चीज आपको इधर करके देखनी है। बी से ए तक अगर आप प्रोटॉन को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ प्लस ही सेम रहेगा, पर यहाँ 600 माइनस 300 हो जाएगा। 600 माइनस 300 विल बी प्लस 300 और मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन प्लस 300 ईवी। एंड सेम प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय फील्ड निकालेंगे अगर आप, तो वो क्या होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल का नेगेटिव यानी माइनस 300 ईवी का वर्क डन निकल के आएगा। बच्चों फिर से देखना, ए से बी में हमारा वर्क नेगेटिव क्यों आ रहा है? अरे भाई ए से बी अगर आपको प्रोटॉन को मूव कराना है तो आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एफ खुद करके दे रही है ये काम। यहाँ प्रोटॉन को छोड़ोगे तो वो खुद चल के बी पर चला जाएगा, क्योंकि एफ किधर लग रहा है इधर की ओर, तो एफ की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो हमारा वर्क क्या है बच्चों नेगेटिव। मगर जब आप बी से ए इसको मूव करेंगे यानी इधर की तरफ जब आप इसको मूव करेंगे बी से ए के लिए, तो एफ के अगेंस्ट मूवमेंट करना है। एफ के अगेंस्ट मूवमेंट करना है तो हमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, इसीलिए उसका वर्क क्या निकल के आ रहा है पॉजिटिव। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, डब्ल्यू आई से एफ बराबर क्या होता है क्यू वी एफ माइनस वी आई। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और आगे भी कुछ क्वेश्चंस को इस पर बेस्ड हम डिस्कस करेंगे।